नमस्कार। डीडी किसान के विशेष कार्यक्रम कोविड-19 को हराने की एक पहल में आपका स्वागत है। दो मत नहीं कि विज्ञान ने हमारे विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुत सी मुश्किलों को आसान बना दिया है विज्ञान ने। कहना चाहिए कि लगभग कुदरत पर भी काबू कर डाला है विज्ञान ने। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है जब कुछ कुदरत के कहर के सामने विज्ञान भी चकरा जाता है। बात अगर कोरोना की करें तो कोरोना को हराने के लिए भारत सहित दुनिया भर में वैज्ञानिक अपने शोध और अनुसंधान में जुटे हुए हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि कोरोना से लड़ाई में हमें अवश्य कामयाबी मिलेगी। वैसे आपको बता दें कि अब जो जमाना नहीं रहा है जब वैज्ञानिक अनुसंधान का मतलब बड़े बड़े उपकरण होते थे, बड़े बड़े प्रयोग और बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं होती थी। अब ये सब बातें बहुत छोटी हो गई हैं। इसलिए आज के अंक में हम आपसे किसी बड़े सपने की नहीं बल्कि छोटे सपने की बात करेंगे, क्योंकि कोरोना से जंग लड़ रही दुनिया के लिए हमारे पास एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि कोविड-19 से संक्रमण को रोकने के लिए भविष्य का उस्ताद यानी नैनो टेक्नोलॉजी अब अपनी पैठ बनाने वाली है। तो आज का हमारा विषय है नैनो तकनीक से कोरोना को हराने की तैयारी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार की एक पहल। इसी सिलसिले में नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी के जाने माने भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर आशुतोष शर्मा हमारे साथ हैं। आप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव भी हैं। आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि कोविड-19 जैसी महामारी में क्या नैनो तकनीक कारगर साबित हो सकती है और क्या इस तकनीक से एंटीवायरल प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। प्रोफेसर शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। तो इस बातचीत की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं हमारे खास मेहमान वैज्ञानिक प्रोफेसर आशुतोष शर्मा पर एक छोटी सी रिपोर्ट। रोचक आविष्कारों से लेकर शोध कार्य और नई खोजों के लिए भारतीय वैज्ञानिक पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। इसी कड़ी में नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी में विशेष योगदान के लिए जाने माने भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर आशुतोष शर्मा का नाम भी प्रमुखता से आता है। देश के तकरीबन 15 उच्च वैज्ञानिक संस्थानों में विशेष पदों पर रह चुके प्रोफेसर शर्मा के शोध कार्य में कार्बन आधारित नैनो कंपोजिट, माइक्रो नैनो इलेक्ट्रोमैकेनिकल, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, क्रियात्मक इंटरफेस और नैनो फैब्रिकेशन जैसे अनेक विषय शामिल रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए आपको भटनागर पुरस्कार, जेसी बोस पुरस्कार, होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार और यूनेस्को मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी प्रोफेसर आशुतोष शर्मा की उपलब्धियों की एक छोटी सी बानगी थी ये। तो बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर शर्मा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे नैनो टेक्नोलॉजी जिसके आप दिग्गज हैं, इसके बारे में हम चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं उन्हें बहुत ही आसान सी भाषा में आप इसके बारे में समझाएं। विज्ञान की जहाँ तक बात है तो इसने हमारी कई समस्याओं को आसान बना दिया, उसका समाधान ढूंढ निकाला है और अब तो जो ज़माना है वो लैब ऑन अ चिप का ज़माना है। ऐसे में जो नैनो टेक्नोलॉजी है इसकी भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? मोनालिसा जी, जिन बातों में हम चर्चा कर रहे हैं आज वो सभी बहुत सामयिक और बहुत महत्वपूर्ण हैं जी। तो हम आज देख रहे हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी का रोल क्या है, कृषि में क्या है, कोविड-19 की जो समस्याएं हैं जी। उनसे जूझने में क्या है और कुल मिला के नैनो टेक्नोलॉजी का क्या महत्व रहा है और क्या इम्पैक्ट रहा है। तो पहले मैं ये बता दूं दर्शकों को कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। तो इसमें ऐसा है कि कोई भी चीज़, कोई कण किसी भी चीज़ का अगर वो 100 नैनोमीटर से कम हो तो उसको नैनो टेक्नोलॉजी माना जाता है। उस कण को उपयोग में लाकर हम जो भी कार्य करते हैं उसको नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये नैनोमीटर क्या है? जो 100 नैनोमीटर होता है
वो 1 मीटर का 1 करोड़वां भाग होता है। तो बहुत छोटी चीज़ है, उसको हम देख भी नहीं सकते, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसके लिए एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मोनालिसा जी, जैसा आपने शुरू में कहा कि अब बड़ी बड़ी लैब का ज़माना नहीं रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि लैब तो इसमें अभी भी बड़ी होती हैं, लेकिन जो वो कण है, जो नैनो चीज़ है, वो बहुत छोटी होती है। इनफैक्ट उसको काम में लेने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको बनाने के लिए हमें बहुत सारे बड़े इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। ये नैनो टेक्नोलॉजी काफ़ी नया विषय है। ये करीब पूरी दुनिया में करीब 20-25 साल पहले इसने गति पकड़ी, और उसके बाद दुनिया हर चीज़ में इसका सम्मिलित हो गया है। तो आप चाहे फैब्रिक्स देखें, चाहे आप कृषि का क्षेत्र देखें, चाहे हाई टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स देखें, क्योंकि ये छोटे छोटे होते जा रहे हैं हमारे ट्रांजिस्टर। आजकल जो ट्रांजिस्टर जो बेसिक यूनिट होती है, जैसे हमारे फ़ोन में है, हमारे कंप्यूटर में है, उन सब की अब जो उसकी जो साइज़ है वो घटते घटते करीब 9 नैनोमीटर रह गई है, और जो परीक्षण चल रहे हैं वो 3 नैनोमीटर तक हैं। तो जैसा मैंने कहा, 100 नैनोमीटर का मतलब है मीटर से 1 करोड़वां भाग, और आप समझ सकते हैं 10 नैनोमीटर उससे भी 10 गुना छोटा हो गया, 10 करोड़वां भाग। तो ये बहुत आश्चर्यजनक चीज़ है, बहुत नया इसमें शोध भी हो रहे हैं और उसका उपयोग भी हो रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं किसी ऐसी मशीन की जो हमारी कोशिकाओं में घुसकर रोग कारक कीटाणुओं पर नजर रख सके, या फिर कपड़ों पर लगाए जा सकने वाले किसी ऐसे बायोसेंसर की जो जैव युद्ध के जानलेवा हथियार एंथ्रेक्स के आक्रमण का पता महज कुछ ही मिनटों में लगा ले? जी हाँ, ये कोई कोरी कल्पना नहीं, नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए ये सारी बातें संभव है। जी, और खासतौर पर अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो प्रोफेसर शर्मा हमें बताएं कि इन 2-2.5 दशकों में भारत में इस दिशा में कितने पहल हुए हैं, किसके क्षेत्र में इसको लेकर के शोध चल रहे हैं? जी, जहाँ तक भारत में गतिविधियों का सवाल है, ये एक नैनो मिशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने शुरू किया था करीब 20 साल पहले। तो अब हम 20 साल बाद हैं यहाँ पर। इसमें जो गतिविधियाँ शुरू हुई थी उसके द्वारा कई हजार वैज्ञानिकों को इसका लाभ मिला है, और उन्होंने नए नए शोध किए हैं। इनफैक्ट अभी हम संसार के अंदर पूरे दुनिया में नैनो टेक्नोलॉजी में तीसरे नंबर पर हैं। अगर हमारे साइंटिफिक जो पब्लिकेशन होते हैं इंटरनेशनल जर्नल्स में, उनको देखा जाए तो हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। और इसके अंदर बहुत सारी लैब बनाई गई हैं, जिसमें बहुत सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए हैं। वो नैनो मिशन अभी भी कार्य कर रहा है, क्योंकि हमारा जो विभाग है डिपार्टमेंट साइंस टेक्नोलॉजी, वो हरदम जो कि फ्यूचर में क्या टेक्नोलॉजी आ रही हैं उन पे हम शुरू से ही कार्य चालू कर देते हैं, जिससे कि हम आगे रहें उसके अंदर हरदम। जैसे अब नए क्षेत्र हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजीज़, वो अब आ रही हैं बहुत तेज़ी से उभर कर। इन सब का भी उपयोग नैनो टेक्नोलॉजी में भी होगा, और नैनो टेक्नोलॉजी का जो आगे जो बढ़ेगा वो नई टेक्नोलॉजी को लेके बढ़ेगा। तो नई टेक्नोलॉजीज़ में अब है मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर फिजिकल सिस्टम्स, क्वांटम टेक्नोलॉजीज़। तो इन सब को सम्मिलित करके आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि अब जो आगे ज़माना है, जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस का बहुत महत्व है। मतलब हम खाली एक ही टेक्नोलॉजी नहीं है, उन सबको मिलाकर आगे बढ़ेंगे। उसी तरह से आगे सब तरह से। प्रोफेसर शर्मा, आप भविष्य की बात कर रहे हैं और इसके लिए कई क्षेत्रों का आपने जिक्र किया जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी जो है उसकी एक भूमिका है। मानव संसाधन के क्षेत्र में मैं जानना चाहूँगी कि मानव संसाधन के क्षेत्र में अब तो क्या कुछ खास किया गया है? ऐसा है कि बिना मानव संसाधनों के कुछ भी नहीं हो सकता। तो मानव संसाधन पहले बनाने पड़ते हैं, स्पेशली वो जो एरिया हैं जिनमें पहले वो नहीं थे। क्योंकि ग्लोबली ये नैनो टेक्नोलॉजी 25 साल पहले शुरू हुई, तो उस वक्त हमारे पास कुछ नहीं था। आज कई हजार PhD
इसके अंदर ट्रेनिंग ले चुके हैं। ये कोर्सेज भी जो हैं हमारे हर आईआईटी यूनिवर्सिटी में आ गए हैं। मैं खुद करीब 15 साल से नैनो टेक्नोलॉजी का कोर्स एक आईआईटी में पढ़ाता था, तो हमने उसको डेवलप किया। तो आज ऐसा है कि संसाधनों की कोई कमी नहीं है हर स्तर पर। चाहे हमें टेक्नीशियन चाहिए, चाहे टेक्नोलॉजी चाहिए, इंजीनियर चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, मैनेजर चाहिए, और जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उस तरह के सभी लोग इस मिशन के द्वारा उनको बनाया गया। तो इसमें अभी कोई कमी नहीं है। धरती पर जीवन के आरंभ के समय से निरंतर प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों के साथ विभिन्न नैनो कणों का निर्माण हो रहा है। यदि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरक्की को ध्यान में रखा जाए तो नैनो टेक्नोलॉजी को एक तेजी से विकसित क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि ये पूरी दुनिया में हम तीसरे नंबर पर है, और ऐसे में कुछ खास उपलब्धियों का जिक्र क्या आप करना चाहेंगे इस मौके पर? तो इसके अंदर सारे ही जो क्षेत्र हैं नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी के वो कवर किए गए हैं। इसमें कई क्षेत्रों में सफलता पाई गई, जैसे कि एक हमारा इंस्टीट्यूट है ARCI हैदराबाद में, तो उन्होंने नैनो कोटिंग्स बनाई इस तरह की जो कि बहुत जल्दी घिसती ना हो। जैसे मशीन पार्ट होते हैं वो चलते हैं तो ऐसे रब करते हैं तो उसके अंदर वो घिस जाते हैं, तो नैनो कोटिंग्स के द्वारा उनको ज़्यादा परमानेंट बनाया जाता है। इसी तरह से दूसरी नैनो कोटिंग्स बनाई जो कि एंटी बैक्टीरियल होती हैं। जैसे कि अब कुछ कंपनियां ऐसी शर्ट का उत्पादन कर रही हैं जिनमें वो कोटिंग लगाने से वो हरदम साफ़ रहेंगी, और उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह जो पैदा होते हैं पसीने से या बाहर से आते हैं उनकी रोकथाम के लिए उनके अंदर नैनो पार्टिकल लगे हुए हैं। तो इस तरह से इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसे बनाए गए हैं जिसके अंदर नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। कृषि के अंदर हो या वो मेडिसिन के अंदर हो या ये इंडस्ट्रियल जो उत्पाद होते हैं उनके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कई हजार। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में निरंतर नए प्रकार के शोध हो रहे हैं। नैनो तकनीक फार्मा, मेडिकल, कृषि, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक और खाद्य और पेय पदार्थ के अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों में शोध कार्य इसके चलाए जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट शिक्षा में, शोध में, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी उभर कर सामने आ रही है। गौरतलब है कि प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी विज्ञान को उपयोगी बनाने का ही एक साधन है, और वो साधन है नैनो टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। तो इन उपलब्धियों पर भी बातचीत को हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे DST की उन उपलब्धियों के बारे में जो कोरोना को हराने की दिशा में किए जा रहे हैं। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। किसान प्रश्न मंच रविवार शाम 6 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोविड-19 को हराने की एक पहल। कहने की आवश्यकता नहीं कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में नैनो कोटिंग वाले प्रोडक्ट कोरोना के मरीजों के इलाज में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने उद्योग और स्टार्टअप से नैनो कोटिंग और नैनो तकनीक से एंटीवायरल प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। DST की ओर से दिया गया ये प्रस्ताव शिक्षा जगत और संबंधित उद्योगों को साथ लाने और DST के नैनो मिशन के तहत बेहतर
आइडिया लेकर उस पर काम करेगा। कोविड-19 संक्रमण जो है इससे इस वक्त पूरी दुनिया त्रस्त है और इससे निजात पाने के लिए तरह तरह के शोध और अनुसंधान पूरे विश्व भर में किए जा रहे हैं। प्रोफेसर शर्मा, जानना चाहूंगी आपसे कि डीएसटी के स्तर पर किस तरह के प्रयास हो रहे हैं, खासतौर पर नैनो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। मोनालिसा जी, ऐसा है कि जो कोरोना की समस्या है, जी जी, कोविड-19 समस्या जिसको कहते हैं, ये बहुआयामी है। तो इसमें हमें बहुत सारे फ्रंट एक साथ खोले थे। वो क्या क्या हैं? तो देखिए, कुछ तो इस वायरस के बारे में कुछ भी जानकारी अभी भी बहुत कम है। कैसे फैलता है, किस चीज़ को अफेक्ट करता है, किस कारण से ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कुछ लोगों में ज़्यादा इसका रिएक्शन होता है, ये सब के कारण क्या हैं। अगर हमें ये पता हो तो उसमें वैक्सीन बनाने में मदद मिलेगी, उसमें नई ड्रग्स बनाने में मदद मिलेगी, और उसको केयर कैसे करें पेशेंट्स की, उसमें मदद मिलेगी। तो एक ये बेसिक साइंस है, समझना इसको। तो उसके अंदर हमने एक फ्रंट खोला। तो करीब 20 से ज़्यादा प्रोजेक्ट एक महीने के अंदर अंदर शुरू कर दिए गए। वो इन बातों को का अध्ययन कर रहे हैं कि ये कैसे फैलता है, कहाँ अटैक करता है, इसको कैसे रोका जा सकता है वगैरह। दूसरा फ्रंट जो है वो ऐसा है कि जब तक वैक्सीन या ड्रग्स हमें अवेलेबल नहीं हैं, तब तक हमें इसको फैलने से रोकना होगा। तो फैलने से रोकने के लिए हमारे पास क्या क्या साधन है? देखिए, ऐसा है कि मास्किंग है। तो मास्क भी अब नए बन रहे हैं भारत के अंदर। पहले इसके बारे में कुछ यहाँ नहीं होता था, लेकिन एक महीने के अंदर अंदर नए नए डिज़ाइन मास्क के आ गए, और पहले से भी ज़्यादा जो कि प्रभावशाली मास्क हैं उन पे कार्य हो रहा है। ऐसे ही हमें जो डिसइंफेक्टेंट हैं, तो किस तरह के डिसइंफेक्टेंट चाहिए, कुछ नए बायो सर्फेक्टेंट जो बायोडिग्रेडेबल सर्फेक्टेंट होते हैं उनके द्वारा भी डिसइंफेक्टेंट बनाए जा रहे हैं। नैनो पार्टिकल्स के द्वारा भी नए तरह के डिसइंफेक्टेंट बनाए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हम हर आदमी अगर 10 बार दिन में हाथ धोएगा और ये सर्फेक्टेंट जो हम यूज़ करते हैं साबुन, वो सब नाली में जाके हमारे ग्राउंड वाटर में जाता है। तो ये इस बार में भी नए संभावनाएं विकसित हो रही हैं कि कैसे इवन ड्राई कैसे हाथों को साफ किया जाए, इस तरह से कार्य हो रहा है। उसके अलावा आपने सुना होगा PPEs होते हैं जो मेडिकल वर्कर्स यूज़ करते हैं। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोविड के आने के पहले हमारे यहाँ एक भी नहीं बनता था, लेकिन विद इन 2 months अब हमारे पास कई लाख पर दिन बनाने की क्षमता हासिल हो गई है। तो इस सब के अंदर DST ने कार्य किया है। तो उसमें कई तरीके हैं कार्य करने के। और तीसरा जो फ्रंट है वो ये है कि अगर आपके पास किसी तरह से वायरस पहुंच ही गया, तो आपको जो सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे हॉस्पिटल के अंदर चाहे उसके बाहर, उसके लिए ऐसी चीज़ें चाहिए जैसे वेंटिलेटर होता है, जिसका सभी ने अब सुन चुके हैं हम इस बारे में। तो देखिए, वेंटिलेटर आयातित होते थे, लेकिन अगेन कुल मिला के 1.5 महीने के अंदर जो आयातित वेंटिलेटर थे उनसे भी अच्छे डिज़ाइन आधी कीमत के अंदर अब हमें अवेलेबल होने वाले हैं। तो इस तरह से जो काफ़ी सारे डिफरेंट फ्रंट्स हैं। उसके अलावा देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके कैसे बहुत जल्दी जाना जा सकता है कि वायरस है या नहीं है किसी के शरीर में, उस पर कार्य चल रहा है। उसके अलावा आपने सुना होगा कि मैथमेटिकल मॉडल होते हैं, वो ये बताते हैं कि किस तरह की फैलने की संभावना है, और अगर हम ऐसा करेंगे तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो हमें अगर डिसीजन मेकिंग के लिए इन मॉडल्स की ज़रूरत होती है। तो अभी तक मॉडल चल रहे थे, वो बहुत सारे मॉडल हैं, और सबको पता नहीं होता है कि उनमें से कौन सा सही है, कौन सा बहुत सही है, किस पे विश्वास किया जाए। तो हमने ऐसा किया है कि इन सब जितने लोग कार्य कर रहे थे उनमें बहुत सारे लोगों को मिलजुल कर कार्य करने का आह्वान किया है। उनसे कहा है कि एक सुपर मॉडल, नेशनल सुपर मॉडल बनाएंगे, जो कि देखिए, ऐसा है साइंस में कंपटीशन बहुत चलता है, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन
इन चीज़ों के लिए कोऑपरेशन की भी बहुत ज़रूरत होती है। जी। न केवल मेरे को अपना कार्य करना है, अपना मॉडल बनाना है, पर सब लोगों के साथ मिलजुल कर ऐसा मॉडल बनाना है जिसमें सभी का विश्वास हो। जी, तो इस तरह के हमने कार्य शुरू कर दिए हैं। उसके डॉक्टर अलावा शर्मा, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इस वक्त इस वायरस के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, ऐसे में जो सबसे बेहतर उपाय है वो यही है कि बचाव किया जाए, जिसके लिए मास्क और डिसइंफेक्टेंट, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होगी। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, उनके लिए कम लागत की जो उत्पाद है वो पहुँचे, इसके लिए किस तरह के प्रयास हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, लागत से इसका संबंध बहुत कम है, क्योंकि ये जो वायरस का जो प्रसार होता है, तो अभी तक ये पाया गया है कि वो बोलते वक्त जो ड्रॉपलेट्स वगैरह मुंह से निकलती हैं उनके द्वारा होता है। जी। तो एक तो आप आमने सामने न बैठें, जैसे कि हम आमने सामने बैठ के बात नहीं कर रहे, इसीलिए मैंने मास्क नहीं पहन रखा। लेकिन तो इसमें ऐसा है कि अगर आप घर का बना हुआ मास्क है, 3 आपने कपड़े की परतें बनाई और उनको घर पे सिला। इनफैक्ट जब ये मास्क का चलन हुआ, पहले दिन ही मैंने जाके अपनी पत्नी से कहा कि आप ऐसा मास्क बनाइए। उनको करीब 10-15 मिनट लगे एक मास्क बनाने में, और वो बहुत अच्छे मास्क कार्य कर रहे हैं। इनफैक्ट जो आप घर पे मास्क बनाएंगे वो कुछ बहुत सस्ते हैं, अपने पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करें उनको बनाने के लिए। और लोग चाहते हैं तो वो बल्कि जो बाज़ार में मास्क आते हैं उससे अच्छा आप घर पे बना सकते हैं। मैचिंग बना सकते हैं, फैशनेबल बना सकते हैं, बच्चों के लिए बना सकते हैं, कार्टून वाले। तो ये सब, इसके लिए पैसे की बहुत ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हमें ये समझने की बहुत ज़रूरत है। जी। और ये समझने के लिए भी हमने एक प्रोग्राम चालू किया, साइंस कम्युनिकेशन, विज्ञान के प्रसार के लिए, कि ये कोविड में क्या हो रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए हम हर दिन करीब 10 मिनट का एक प्रोग्राम बनाकर उसको एक चैनल है इंडिया साइंस, तो अगर आप इंटरनेट जाके उसको देखेंगे तो उस बारे में आपको जानकारी मिलेगी। हमें बहुत सारे NGO के साथ कार्य कर रहे हैं कि वो हर व्यक्ति को जाके बताएं कि इसके लिए हमें क्या करना है। इसमें सिर्फ पैसे होने का संबंध नहीं है। अगर हम समझ से कार्य करें, लोगों से अपना दूरी बनाए रखें, अपना घर का बनाया हुआ मास्क पहने, अपने हाथ साबुन से धोते रहें, हर चीज़ को हर लोगों से हाथ न मिलाएं, तो इससे बचा जा सकता है। बिल्कुल, तो ये कुछ सावधानियां हैं जो लोगों को बरतनी चाहिए। इसके साथ ही देसी नुस्खे जो है उसे भी अपनाने की बात कही जा रही है, और यहाँ तक कि हम देख रहे हैं कि जानकारी जो है अब कुछ ज़्यादा ही आ रही है, यहाँ तक कि भ्रांतियां भी फैलने लगी है। ऐसे में भारत सरकार की ओर से किस तरह की पहल की जा रही है ताकि जो देसी नुस्खे हैं वो उसकी सही जानकारी पहुंचे, जो हर्बल उत्पाद है उसके बारे में सही जानकारी पहुंचे? देखिए, ऑल्सो ऐसा है कि हमने एक किताब भी बनाई है, उसका नाम है कोविड कथा। तो अभी वो हिंदी इंग्लिश में है उपलब्ध, लेकिन और भाषाओं में भी उसका किया जा रहा है अनुवाद। ये आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे भी, कहीं भी। तो बहुत सरल शब्दों में समझाया गया है कि इसका क्या मतलब है, इसको रोकथाम के लिए क्या करना है, वगैरह वगैरह। उसके अलावा आपने जो कहा कि इसमें जो हमारी ट्रेडिशनल विजडम है, तो ऐसा है कि आयुर्वेद के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हैं। तो हमारी इम्यूनिटी, कोई भी हमारी चीज़ अंदर आती है, वायरस जाता है, बैक्टीरिया जाता है, तो हमारा शरीर में एक प्रतिरोधी क्षमता होती है, उसको बढ़ाना ज़रूरी है। तो भले ही ये वायरस नहीं भी हो, ये अच्छा है कि हम उसको बढ़ाएं। तो उसके लिए काफ़ी सारे हैं इस तरह की जड़ी बूटियाँ जिन पे अभी कार्य भी चल रहा है। अभी जापान में शोध किया गया IIT दिल्ली के साथ, तो उसके अंदर एक अश्वगंधा होती है, उस पर शोध किया गया। अब हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो ग्रुप है जापान में है, एक ग्रुप IIT दिल्ली में है, भारत में कार्य चल रहा है। हम दोनों को मिला जुला करके और उनको जो भी रिसोर्स चाहिए वो उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि वो बहुत जल्दी से इस विषय पे अच्छी गहरी शोध करके ये बता पाएँ कि इससे क्या फ़ायदे होते हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने में, और उसके अलावा कि ये वायरस के प्रतिरोधी क्षमता पैदा करने के लिए इसका क्या रोल हो सकता है। तो इस तरह से और भी आयुष जो है हमारी मिनिस्ट्री, उसमें इस पे काफ़ी कार्य चल रहा है, शुरू हो गया है, ये जानने के लिए
कि इम्यूनिटी को कैसे अच्छा किया जाए, प्रतिरोधी क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए। हमने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी एक नया इसमें स्कीम चलाया है। वो स्कीम है कि हम योगा, मेडिटेशन को कैसे उपयोग में ला सकते हैं अपनी प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए। और जैसे कि आपको पता है कि इस वायरस से लंग्स पे इफ़ेक्ट होता है, फेफड़ों पे इफ़ेक्ट होता है, तो उसके लिए जैसे कि किस तरह की योगा प्रैक्टिसेस हैं जिसके द्वारा हमारे लंग्स ज़्यादा अच्छा कार्य करें, ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएं। तो इस तरह का कार्य चल रहा है इस पे। तो ये सब हमारी जो पारंपरिक नॉलेज है, हमारे पारंपरिक जो जिस तरह से कार्य करते थे, उन सब को विज्ञान की कसौटी पे कसा जा रहा है, ये देखने के लिए कि इसमें कितना उपयोगी हो सकता है, किन चीज़ों को हम उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें अंधविश्वास की बात नहीं है। हमें अंधविश्वास, कई सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हानि होने की संभावना ज़्यादा है बजाय कुछ फ़ायदा होने के। आजकल स्मार्टफोन आपके हाथ में है, तो आपको ना कंप्यूटर खोलने की ज़हमत करनी है, ना आपको कहीं जाना है। आप सीधे अपने जो आपका मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, उसके पटल पर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। आमतौर पर ये माना जाता है कि अगर तापमान ज़्यादा होगा तो शायद इस पर उसका इम्पैक्ट हो सकता है। इसमें रिसर्च चल रही है और अभी इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है कि वाकई तापमान का प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है या नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा रहा है कि अगर तापमान बहुत ज़्यादा होगा तो दो पहलू हैं। एक तो जो ये अगर किसी सरफेस पर है तो सरफेस पर तापमान का थोड़ा प्रभाव, अधिक तापमान का प्रभाव पड़ सकता है, जिससे वो नष्ट हो सकता है बाहर। लेकिन अगर शरीर के अंदर पहुंच गया है तब फिर तापमान के प्रभाव का कोई ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। प्रोफेसर शर्मा, यहाँ पे जानना चाहूँगी मैं कि इस वक्त जब कोरोना का संक्रमण बहुत बुरी तरह से फैल रहा है और उससे बचाव के रास्ते ढूंढे जा रहे हैं, और इस स्थिति में जो एंटीवायरल प्रोडक्ट्स है उसकी ज़रूरत काफ़ी महसूस की जा रही है, तो ऐसे में जो नैनो कोटिंग या नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से जो एंटीवायरल प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, उसके लिए आपके विभाग की तरफ से किस किस तरह के जो प्रस्ताव है वो मांगे जा रहे हैं, और इस पर काम अभी कितनी तेज़ी से हो रहा है? जी, तो देखिए, एंटीवायरल बहुत तरह के हैं। एक तो अपने शरीर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, एक कोई जैसे ये सारी चीज़ें हैं, फैब्रिक हैं, हमारे कपड़े हैं, टेबल है, इन पे अगर एंटीवायरल कोटिंग लगा दी जाए तो ऐसी हो कि कई महीने तक वो बैक्टीरिया और वायरसेस को मारती रहे जो वहाँ पहुँचते हैं, तो वो बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। इस पे 3 तरीके से कार्य चल रहा है। एक तो ये शोध चल रहा है कि किस तरह की केमिस्ट्री, किस तरह के मॉलिक्यूल जो हैं वो इसमें उपयोगी सिद्ध होंगे। वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है, यहाँ तक कि अब काफ़ी बहुत कमर्शियल प्रोडक्ट के काफ़ी करीब पहुँच गया है। तो इसमें जो स्टार्टअप होते हैं, हमारे टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, उनको भी हम छांट करके उनके पास कोई उपयोगी प्रोडक्ट है जो बहुत अब मार्केट के बहुत पास पहुंच गया है, वो चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे पीपीई हो, चाहे मास्क हो, चाहे एंटीवायरल कोटिंग हो, इन सब को हम मदद दे रहे हैं। तो उनको सरकार की तरफ से मदद दी जा रही है जिससे कि उस प्रोडक्ट को जल्द से जल्द मार्केट में उतार पाएँ। उसके अलावा जो एस्टेब्लिश कंपनीज हैं उनको भी मदद दी जा रही है कि अभी उनकी क्षमता अगर 10 चीज़ बनाने की है दिन में, तो वो कैसे 1000 चीज़ वैसी बना पाएँ एक दिन में। तो 3 तरीके से कार्य हो रहा है। जैसा मैंने बताया कि साइंटिस्ट को मदद दे रहे हैं कि इसे डेवलप करें, स्टार्टअप को मदद दे रहे हैं जिससे कि उसका फाइनल प्रोडक्ट बना पाएँ, और फिर इंडस्ट्रीज़ को मदद दे रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और इसमें काफ़ी प्रोडक्ट उभर के आ गए हैं। वो जैसे मास्क भी हैं, पीपीज़ हैं जिनमें एक कोटिंग लगाई जा रही है। उसके अलावा ये जो सरफेसेस होते हैं इनमें कोटिंग लगाई जा रही है। तो इस तरह की करीब आधे दर्जन प्रोडक्ट ऑलरेडी बहुत पास पहुंच गए हैं, नज़दीक हैं कमर्शलाइजेशन के। बिल्कुल। प्रोफेसर शर्मा, हमें ये बताएं कि कोविड-19 की जांच जो है उसमें भी बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है, और जो जांच के किट्स हैं उसकी भी ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर किस तरह की भूमिका अदा कर सकता है? क्या जो नैनो सेंसर्स है उससे ये जांच की जा सकती है कि कोविड-19 का संक्रमण है या नहीं है?
इस जी। दिशा में क्या कुछ पहल किए जा रही जी, है? न केवल नैनो टेक्नोलॉजी, इसमें और भी बहुत विषय हैं। जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं, अभी एक पीसीआर मशीन होती है जिसके द्वारा जांच की जाती है। जी। तो इसके और भी अल्टरनेटिव हैं जो बहुत जल्दी उभर कर आगे आ रहे हैं। उन अल्टरनेटिव्स की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमें जितने टेस्ट करने हैं उसके मान लो 100 गिने करने हों एक दिन में, तो स्पीड की ज़रूरत है। जी। उसके अलावा जो कॉस्ट है बिल्कुल। वो अभी 10 गुनी कम होनी चाहिए जिससे कि बहुत सारे टेस्ट किए जा सकें। जी। तो स्पीड 10 गुनी ज़्यादा, कॉस्ट 10 गुनी कम। उसको करने के लिए नई टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से विकसित हो रही हैं। एक टेक्नोलॉजी उसको बोलते हैं लैंप, पीसीआर की जगह लैंप टेक्नोलॉजी। दूसरी टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है जैसे उसको कहते हैं क्रिस्पर कैस, वो CSIR द्वारा विकसित की जा रही है। तो इस तरह की नई चीज़ें उभर के आ रही हैं, उससे हमें बहुत मदद मिलेगी। जैसा आपने बताया कि नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा इसमें क्या हो सकता है, क्या संभव है। ऐसा है कि नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा बहुत सारे बायो सेंसर बनाए गए हैं अलग अलग चीज़ों को की जांच करने के लिए। तो उन्हीं के उसी तरह से नए सेंसर इस खास वायरस के लिए विकसित किए जा रहे हैं। उसके लिए ऐसा है कि जो वायरस आपकी बॉडी में जाता है तो एंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं। तो उन एंटीबॉडीज़ की जांच करने के लिए और किस तरह के बायोमार्कर पैदा करता है वायरस, जिससे कि उस मॉलिक्यूल की जांच की जा सके, उसके लिए अभी शोध शुरू हो गया है। तो हमें ऐसी उम्मीद है कि बहुत जल्द ही ये जो नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित सेंसर्स भी हमारे काम में आ सकेंगे रैपिड टेस्टिंग के लिए। गौरतलब है कि एंटीवायरल नैनो कोटिंग का इस्तेमाल एंटी कोविड-19 से बचाव में इस्तेमाल होने वाले 3 स्तर वाले मेडिकल मास्क, N95 मास्क और PPE के उत्पादन के लिए भी किया जाएगा। बिल्कुल। तो इसी तरह से DST की तरफ से किस तरह के प्रयास हो रहे हैं और कितनी तैयारी है कोरोना के इस जंग में इसका सामना करने के लिए, इस पर हमारी बातचीत जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। रफ्तार के साथ मौसम के बदलाव की हर खबर, मौसम खबर लाइव देखिए सुबह 8 बजे और 10 बजे, दोपहर 12 बजे और 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं खास पहल नहीं है, ये कार्यक्रम है। पहल बाद में आएगा, कोविड-19 को हराने की पहल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोविड-19 को हराने की एक पहल, और इस विषय पर हमारी चर्चा जारी है जाने माने वैज्ञानिक प्रोफेसर आशुतोष शर्मा से। प्रोफेसर शर्मा, ब्रेक पर जाने से पहले आप बता रहे थे कि किस तरह से जो टेस्टिंग है इसके मामले में भी कई तकनीकें हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में भी और विस्तार से हम जानना चाहेंगे कि क्या भूमिका हो सकती है। हाँ जी, तो इसमें बहुत नए प्रयोग हुए हैं। जैसे कि हमें जब टेस्ट करना होता है तो RNA वायरस में से निकाला जाता है जी। तो उसके लिए एक नई टेक्निक नैनो टेक्नोलॉजी पे आधारित विकसित हुई है। वो श्री चित्रा इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस का है, तिरुवनंतपुरम में उन्होंने विकसित की है। तो उसमें ऐसा है कि नैनो पार्टिकल्स को वायरस के साथ डाला जाता है, तो वायरस का जो RNA है उसके साथ ये नैनो पार्टिकल चिपक जाते हैं जी। तो वो मैग्नेट के द्वारा उनको एक तरफ खींच लिया जाता है, जिससे बहुत सारा RNA एक साथ निकल के एक जगह आ जाता है। तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कई बार वो RNA बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं होता तो अच्छा टेस्ट नहीं हो पाता। तो एक उदाहरण है कि टेस्टिंग में नैनो टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जा सकता है, और वो अब कमर्शियल हो रहा है टेस्ट।
तो इसमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जी। जो कि इनोवेशन है नया। बिल्कुल। तो हमने तो जाना आपसे कि कोरोना वायरस से बचाव की बात हो या जांच की बात हो, उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ इलाज जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुनिया भर के कई देश है जो इसका वैक्सीन तैयार करने के लिए काफ़ी शोध और अध्ययन में लगे हुए हैं और क्लिनिकल टेस्ट तक भी पहुंच रहे हैं काफ़ी देश। जानना चाहूँगी कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल क्या इस दिशा में भी किया जा सकता है, इसकी संभावना आप कितनी देखते हैं? नहीं, बिल्कुल इसका इस्तेमाल अभी इस पे शोध शुरू हो गया है पूरे जोर शोर से। जी जी। तो ये कैसे कार्य करता है, क्योंकि देखिए जो वायरस का साइज है वो भी 100 नैनोमीटर है। बिल्कुल। और जैसा मैंने बताया कि ये जो नैनो पार्टिकल हैं इनका साइज भी ऐसा होता है, तो वो एक दूसरे के लिए बने हैं। जी। तो वो जो छोटे वायरस को मारने के लिए समकक्ष माने जा सकते हैं। हाँ, वो छोटे वायरस को मारने के लिए हमें छोटी चीज की बुलेट की जरूरत है। जी। तो जैसे कि वो नैनो पार्टिकल जाके आपने सुना होगा ये वायरस के स्पाइक होता है, उसके द्वारा वो हमारे सेल के अंदर चले जाते हैं और वहाँ जाके उसको डैमेज करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो उसको अगर हम ब्लॉक कर दें फॉर एग्जांपल, तो वो जो नैनो पार्टिकल जाके उनको ब्लॉक कर दें तो वो उसके अंदर हमारे सेल्स के अंदर नहीं घुस सकता वायरस। इस तरह की बहुत सारी संभावनाएं हैं नैनो पार्टिकल द्वारा। दूसरी एक होता है टारगेटेड नैनो पार्टिकल होते हैं, वो कैंसर में भी यूज़ होते हैं कि वो वहीं जाके अटैच हों ये पार्टिकल जहां उनकी ज़रूरत है। ये नहीं कि वो हर जगह जाके शरीर में सब चीज़ को मारना शुरू कर दें। तो ये टारगेटेड डिलीवरी जो है वो नैनो पार्टिकल्स द्वारा बहुत संभव होती है, तो उस पे भी शोध चल रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी संभावनाएं हैं और वो सभी संभावनाएं पार्टिकल्स इसमें कारगर हो सकते हैं। किस तरह के नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो कारगर रहेंगे? देखिए ऐसा है, बहुत तरह के होते हैं। पॉलीमरिक जिनको कहते हैं नैनो पार्टिकल, ऐसे मेटल ऑक्साइड नैनो पार्टिकल हैं। तो अलग अलग तरह के बने हुए। वैसे आपने ये सुना होगा जैसे कि हमारी ट्रेडिशनल विजडम में भी था, जैसे कि कॉपर होता है, तो हम पहले कॉपर के बर्तनों से पानी पिया करते थे या चांदी के बर्तनों में खाते थे, पीते थे। तो ये भी जो होते हैं, जो चांदी के कण होते हैं, नैनो पार्टिकल होते हैं, कॉपर होते हैं, इनको भी मानते हैं कि ये बैक्टीरिया और वायरसेस को ख़त्म करने में मदद करते हैं। तो इसके अंदर बहुत तरह के पार्टिकल्स जो कि सिंथेटिक भी हैं, कुछ नेचुरल हैं, उन सभी के ऊपर कार्य शुरू हो गया है, भारत में भी और पूरी दुनिया में भी। जी बिल्कुल। अभी आपने कैंसर का भी जिक्र किया है, जिसमें जो ये नैनो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी बेहतरीन उसका प्रदर्शन है और अब कोविड-19 के लिए भी जो शोध है वो भी शुरू हो चुके हैं। कई ऐसी और समस्याएं आ खड़ी होती है हमारे सामने जिसकी वजह से हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लग जाता है। बर्ड फ्लू की समस्या हमने देखा है, स्वाइन फ्लू देखा है, H1N1 देखा है। इन चीज़ों के लिए किस तरह के शोध हो रहे हैं ये भी जानना चाहेंगे आपसे। तो आपका प्रश्न था कि और वायरसेस के लिए क्या शोध क्या हो इस रहा है? दिशा में भी क्या शोध हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसा है कि अभी तो फोकस इस पे ज़्यादा है सार्स वायरस पर। लेकिन ऐसा है कि ये जो हमारे टूल्स हैं, ऐसा है कि हमारे पास इसमें वैज्ञानिक भी कार्य कर रहे हैं और इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीन्स, इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है वो सब वहाँ पर हैं हमारे सभी संस्थानों में। तो अगर हम उदाहरण लें कि अभी इतना जल्दी 1-2 महीने में इतना कार्य कैसे संभव हुआ, अगर आप ये प्रश्न पूछें तो इसका पीछे कारण ये है कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं और ये सब जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हैं। तो वो बहुत जल्दी से इस वायरस पे भी कार्य किया जा सकता है, उस पे भी किया जा सकता है, उन सभी पे उन्हीं चीज़ों को लेके नया कार्य किया जा सकता है। क्योंकि इसके लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत होती है, इसके लिए आपको जो उपकरण हैं उनकी ज़रूरत होती है, ये सब हमारे पास हैं। तो बाकी वायरसेस पे भी कार्य चल रहा है। इनफैक्ट मैंने आपको एक उदाहरण दिया था लैंप, एक नए टेस्ट का। तो वो कैसे बहुत जल्दी डेवलप हुआ, क्योंकि उसके पहले उसी लैंप को लेकर टीबी को डिटेक्ट करने के लिए कार्य चल रहा था। क्योंकि टीबी को बहुत जल्दी डिटेक्ट करना हो और बहुत कम दाम में डिटेक्ट करना हो, तो उसके लिए एक नई विकसित की जा रही थी पद्धति। अब उसी को आगे बढ़ा के इस वायरस के लिए उसका यूज हो सका। तो मैं कहना ये चाहूँगा दर्शकों को कि कोई भी काम विज्ञान के अंदर ओवरनाइट नहीं हो सकता कि हमने आज सोचा कि हमें कल ये चाहिए,
हो नहीं सकता। लेकिन अगर हम पहले से इसमें सक्षम हों, हमने देखा है कि हम हर चीज़ को विकसित किया तो वो टाइम आने पर उसका इमीडिएट यूज़ किया जा सकता है। हम इनफैक्ट कह सकते हैं कि विज्ञान से समाधान तो संभव है, लेकिन उसके लिए संयम भी रखना होगा। और आपने बताया कि नैनो टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो हमारे जीवन के कई क्षेत्रों में होता है, उसमें कृषि का भी आपने जिक्र किया है। मैं चाहूंगी कि थोड़ा इसके बारे में रोशनी डाले कि कृषि के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है। जी, कृषि में बहुत योगदान है। तो अगर हम एक तरह से यूँ समझें, आप वो मिट्टी से चालू करें और ऊपर जाएं, तो पहले जो सॉइल है, मिट्टी है, उसके अंदर जैसे हम वो फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, पेस्टिसाइड डाल देते हैं, तो जब डालते हैं तब तो एकदम बहुत ज़्यादा उसकी मात्रा हो जाती है। फिर वो बहुत जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हो जाती है, फिर वो एकदम ख़त्म हो जाती है। तो इसमें हमें ये चाहिए कि उसका सस्टेनेबल रिलीज़ हो, मतलब वो धीरे धीरे एक तरह से ही हरदम मिलती रहे उसको, सॉइल को, मिट्टी को। तो उसके लिए नैनो पार्टिकल हैं जो कि उसमें फर्टिलाइज़र, न्यूट्रिएंट और जो पेस्टिसाइड वगैरह ज़रूरत होती है, तो उसको मिला के डालने से तो वो धीरे धीरे उसको रिलीज़ करते हैं। तो वो जो चीज़ जिसकी आपने खपत एक दिन में कर दी, वो 1 साल चलेगी और वो इतना ही उसको देगी जितने की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरी चीज़, जैसे हम वो स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड को, तो आपने देखा होगा, सब कृषक भाई जानते हैं कि वो पेस्टिसाइड स्प्रे करके वो नीचे गिर जाता है पत्ती से, तो वो कुछ आधा अधूरा तो वहाँ पे रहता है। आपने डाला 10 किलो और उसका जो उपयोग हुआ वो आधा किलो का ही हुआ। तो इसमें जो फॉर्मुलेशन है पेस्टिसाइड की, हम चाहते हैं कि वो पत्ती पे टिकी रहे बहुत समय तक, तो बजाय कि नीचे गिर जाने के। तो उसको ऐसी फॉर्मुलेशन बनाई गई है नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा, जिसके द्वारा ये संभव है। अब अगर आप दूसरी चीज़ देखें कि जो मिट्टी के अंदर नमी होती है, पानी देते हैं, वो सब उड़ जाता है पानी। तो ऐसी सुपर जेल बनाई गई हैं जो कि पानी को रोके रखती हैं। तो उनके पार्टिकल ये सुपर जेल के डाल दिए उधर जड़ों में ऊपर, तो वो जो पानी आपने दिया वो उसमें रहेगा बहुत समय तक, नमी बनी रहेगी। तो उसके अलावा अब देखें, जो सर्वे करते हैं इनका क्रॉप्स का, तो हमने एक नई विधि विकसित कर रहे हैं, करीब करीब हो गई है, उसको कहते हैं हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग। तो आपने ड्रोन उड़ाया, उसमें एक सेंसर होता है, तो उससे जो आप फोटो खींचते हैं उसके द्वारा ये जान सकते हैं कि ये जो क्रॉप है ये कितनी हेल्दी है, इसको काटने का टाइम आ गया या ना आ गया, ये आपकी जो ज़मीन है वो उसमें उर्वरता कितनी है और उसको पानी की ज़रूरत है या नहीं है। बिल्कुल, ये सब आप रिमोटली बैठे बैठे जान सकते हैं। बिल्कुल, तो यानी कि कृषि के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी भूमिका है और कई कार्य किए जा सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से। यहाँ पर प्रोफेसर शर्मा, आपसे जानना चाहूँगी कि जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अगुवाई में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया के तहत जो कुछ अभियान शुरू किया है उसके बारे में हमें कुछ जानकारी दे, खासतौर पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर हार्नेसिंग इनोवेशन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा। तो ऐसा है कि ये करीब हमने 5 साल पहले शुरू किया था। जी। तो इसके द्वारा नए इंक्यूबेटर बनाए जा रहे हैं, नई कंपनियां विकसित कर रहे हैं। तो पिछले 5 साल के अंदर हमने इतने इंक्यूबेटर और कंपनी बनाए जो उससे पहले 50 साल के अंदर विकसित हुए थे। तो इसके अंदर बहुत जोर दिया जा रहा है। इसके अंदर जो कंपनियां हैं वो नैनो टेक्नोलॉजी की भी हैं, कृषि से संबंधित भी हैं। अच्छा, कृषि ऐसी चीज़ है कि जो बहुत चीज़ों से संबंध रखती है। कृषि खाली एक चीज़ नहीं है। देखिए, पानी से संबंध रखती है। हमारा जो पानी है 75% उसका कृषि में उपयोग होता है। तो हमें अगर पानी के ऊपर जो शोध चल रहा है, जो स्टार्टअप है, वो कृषि में भी योगदान करती हैं। ऐसे ही जो हमारे कृषि के केमिकल्स हैं उनमें भी स्टार्टअप्स हैं। तो कुल मिला के जो स्टार्टअप जो हैं जो कृषि में के अंदर उपयोग की जा सकती हैं वो बहुत सारी हैं, कई 100 हैं। उनको मदद दी जा रही है। उसके अलावा जो ये शुरू किया था निधि प्रोग्राम, उसका बेसिक उद्देश्य ये है कि देखिए, इनोवेशन जो होती है वो एक चीज़ नहीं होती, उसके पूरी कड़ी है, उसकी पूरी चेन है। तो उसमें आपको लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा,
लोगों को टीचिंग करनी पड़ेगी, लोगों को मदद देनी पड़ेगी, उनको इंक्यूबेटर में लाना होगा, उनको बिजनेस प्लान बनाना होगा, उनको मार्केट में जाना होगा, मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। तो ये सब जो चीज़ें थी वो पहले एक साथ नहीं थी। तो अब हमने ये कहा कि देखिए इन सब को एक साथ जोड़कर जिससे कि पूरा इकोसिस्टम बन जाए इनोवेशन का। जी। तो निधि जो प्रोग्राम है वो इसी के लिए बनाया गया है और इसी के लिए बहुत सक्सेसफुल रूप से कार्य कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अगुवाई में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपनी नई पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान वाणिज्यिक उत्पादों या सेवाओं के लिए एक नई गति लाएगी। इस दिशा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम हैं जो नई सोच को बढ़ावा देती है और स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए काफी है। बिल्कुल। तो विज्ञान हमारे जीवन में कितनी परिवर्तन ला सकता है और हमारे कितने समस्याओं का समाधान निकाल सकता है, ये तो इस चर्चा से मालूम होता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री भी लगातार जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है इसकी बात कहते हैं। इसके बावजूद जो अंधविश्वास हमारे खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहा है या फैलता है, सालों से चला आ रहा है, इसे देखते हुए आप चलते चलते क्या बोलना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे, खासतौर पर आपके विभाग की तरफ से अगर किसी तरह के प्रयास हो रहे हों? विभाग की तरफ से बेशक बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। तो ये हमारे विज्ञान का जो कम्युनिकेशन है उसमें आता है। जी। तो देखिए ऐसा है, विज्ञान का कम्युनिकेशन सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं होता। बिल्कुल। तो जब तक ऐसे अब कोविड के बारे में इंफॉर्मेशन है, जब तक हर आदमी तक नहीं पहुंचेगी तब तक इसको कोविड को, इसका जो ट्रांसमिशन है वायरस का, नहीं रोका जा सकता। तो इसमें कार्य चल रहा है। बहुत सारे एनजीओज़ के साथ मिलकर हम उनको मदद करते हैं, उनको वो सामग्री देते हैं कि किस तरह से वो जाकर के हर जगह गांव-गांव में समझाते हैं कि जैसे आप यही लें कि कोई जैसे मैजिशियन मैजिक कर रहा है तो ये ना समझ लें कि ये मतलब कि ये कोई सुपर नेचुरल है। तो वो उनको समझाते हैं जाके कि इसको कैसे समझा जा सकता है। तो देखिए ऐसा है कि हर चीज़ को हम अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ ट्रेडिशनल विजडम भी होती है, हम उसके खिलाफ नहीं हैं। हाँ, तो अंधविश्वास जिससे कि लोगों में बुराई फैलती है, अंधविश्वास जिससे कि लोगों को मदद नहीं मिल पाती, उसकी सूचना हमें हर जगह पहुंचानी है और उसके बारे में कार्य चल रहा है। जी, और इसके साथ ही जो पारंपरिक ज्ञान है उसकी जो खूबियां है उसे भी पहुंचाना है, उसके बारे में भी जानकारी पहुंचानी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी है प्रोफेसर शर्मा, और अपना कीमती समय निकाला है और इतने बेहतर तरीके से हमें इसके बारे में समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। नमस्कार। नमस्कार। तो आप सभी साथियों को हम बता दें कि जो स्वतंत्रता है उसके बाद से ही देश के नीति निर्माताओं ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को समझ लिया था और कहने की ज़रूरत नहीं कि देश के विकास में ये ज़रूरी हो जाता है कि जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान, तकनीक और शोध अहम भूमिका निभाएं। आप स्वास्थ्य से संबंधित किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमें लिखें या फिर मेल करें। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है swastkisan@gmail.com। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। नमस्कार।